हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या क्या देखा था। वी मेनली स्टडीड अबाउट मेंडल्स लॉ एंड एक्सेप्शंस टू इट, राइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो व्हाट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? नाउ ये थ्योरी बोलने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेना इज गोइंग टू बी कन्वीनियंट फॉर यू। तो क्या मेंडल इन 1865 ही हैड पब्लिश्ड हिज वर्क, उन्होंने जो काम किया था ही पब्लिश्ड इट, पर कम्युनिकेशन वाज वेरी पुअर इन दोज डेज। ये यूट्यूब नहीं था, व्हाट्सएप भी नहीं था, राइट। तो पूरे दुनिया को इतने इंपॉर्टेंट डिस्कवरी के बारे में पता नहीं चला था। मोरओवर हिज कंटेम्पररीज, मतलब कि उनके जो कलीग्स या साइंटिस्ट्स हैं, दे हैड सम ऑब्जेक्शंस टू हिज वर्क। क्या क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंडल ने क्या कहा था कि द फैक्टर्स आर स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट्स विच आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द और दे कैरी द इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस, राइट। बट उन्होंने ही कुड नॉट प्रूव इट्स फिजिकल एग्जिस्टेंस, so that was question number 1, that was doubt number or objection number 1. Secondly, scientists had challenged him in those days कि ये फैक्टर्स जो इतना स्टेबल एंड डिस्क्रीट है, विच इज बीइंग पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, कैनॉट बी द सोल एक्सप्लेनेशन फॉर द एंटायर वेरिएशन दैट वी सी कंटिन्यूअसली हैपनिंग इन नेचर एवरीवेयर। मतलब हर जनरेशन में हमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस देखने को मिल रहा है। इस बात का क्या मतलब निकलता है कि मेंडल ने जो भी ट्रेट्स लिए थे, दोज ट्रेट्स डिड नॉट हैव एनी ब्लेंडिंग, राइट। इसीलिए phenomenon like incomplete dominance या co-dominance, he could not explain them. His work was definitely very good, path breaking, but they were polar opposite, तो इसलिए खाली law of dominance, segregation और independent assortment सब कुछ बिल्कुल polar opposite था। And fourth reason is Mendel had used mathematical expression to explain a biological finding. तब के जमाने में it was unacceptable। चलो काफी साल बीत गए, लेट्स कम टू 1900। 1900 में क्या होता है? 3 साइंटिस्ट्स, डी व्राइज, कोरेंस एंड वॉन शर्मा, दे इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड द वर्क ऑफ मेंडल। अब 65 से 1900 तक काफी डेवलपमेंट इन बिटवीन हो चुका था। क्या क्या? इम्प्रूवमेंट इन माइक्रोस्कोपी, discovery of chromosomes, very important, behavior of chromosomes in mitosis and mitosis division कैसा होता है, and by 1902 very important, meiosis cell, meiosis division कैसे होता है, how do the chromosomes move, ये भी पता चल गया था, right. Then came 2 scientists, Theodore Boveri and Walter Sutton. They read Mendel's work and they saw this behavior of chromosome also, और दोनों को combine किया, and what they said is chromosomes as well as genes, they occur in pairs, right, and alleles of a gene, they occur in homologous pair, वो separate हो जाते हैं, and what this separation of chromosomes lead to the separation of the genes या factors जो मेंडल ने कहा था, right. So, and that is known as chromosomal theory of inheritance. तो उसके points क्या है, एक बार देख लेते हैं। Let us see the points, okay? तो देख लेते हैं chromosomal theory of inheritance के क्या क्या points हैं, okay? So the first point is the behavior of chromosomes is parallel to the behavior of Mendelian factors, means the genes. And actually and नहीं, as होना चाहिए यहाँ, as they are located on the chromosomes। अब क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, इसमें जीन्स है। अब क्रोमोसोम अगर यहाँ से यहाँ मूव करे तो सारे जीन्स भी यहाँ से यहाँ ही मूव करेंगे, राइट। सो लेट मी राइट इट एज both genes and chromosomes occur in pairs, true, in normal diploid cells and segregate during gamete formation, and only one member of each pair enters a gamete. Third is Mendel's law of segregation can be explained by homologous pairing and segregation of chromosomes during meiosis.
इस वाले पॉइंट को समझाने के लिए यू नो हाउ क्रोमोसोम्स बिहेव ड्यूरिंग मियोसिस, क्लास 11 में आपने पढ़ा ही है, राइट? बट इस किताब में ये डायग्राम दिया हुआ है, द टेबल नंबर इज 5.8. I don't know if I'm able to show it to you or not. If you focus on this diagram, G1 phase, G2 phase, फिर meiosis 1 का एनाफेज, meiosis 2 का एनाफेज, एंड देन फाइनली टीलोफेज के बाद जो 4 जर्म सेल्स होते हैं वो दिखाया गया है. The chromosomes are shown in colored figures. So उससे पता चलता है कि पहले जैसे क्रोमोसोम सिंगल है, फिर पेयरिंग अप हुआ, फिर सेपरेशन, राइट? वही बात यहाँ पे कहा गया है और डायग्राम के लिए यही है. And then law of independent assortment can be explained by behavior of non-homologous chromosomes during meiosis. याद है हमने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था, आर आर वाई वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, एंड दे इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड, मतलब कैपिटल आर के साथ कभी स्मॉल वाई गया और कैपिटल वाई के साथ कभी स्मॉल आर गया ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन आफ्टर F1, राइट? व्हाई? बिकॉज दीज जीन्स वेर लोकेटेड apparently on non-homologous chromosome. तो वही वाली बात यहाँ पे दिखाई गई है. If you see this diagram, okay, I'm not sure if it is visible, but if you open your book, the table number 5.9, so you see इसमें पहले वाले टेबल में क्रोमोसोम के कलर्स कुछ हैं. दिस इज रेड एंड येलो, दे आर पेयरिंग अप. एक तरफ ग्रीन है, दूसरी तरफ ये ऑरेंजिश है, और यहाँ पे रेड येलो, दूसरे जो छोटे छोटे क्रोमोसोम्स उनके कलर को खाली रिवर्स कर दिया गया है. इफ यू सी दिस मीन्स व्हाट? ड्यूरिंग वो मेटाफेज पे जब वो अरेंज हो रहे हैं तो जरूरी नहीं कि ये सेम पैटर्न फॉलो करे, कभी ग्रीन इस तरफ आ जाए, कभी ग्रीन उस तरफ आ जाए. फिर स्पिंडल फाइबर्स जैसे खींचते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट दे गेट इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड. दैट इज द फोर्थ पॉइंट, राइट? सो विद दिस वी आर डन विद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेबल दिया हुआ है, कंपेरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन्स. कलम ए कलम बी, कौन सा वाला क्रोमोसोम है और कौन सा वाला चश्मा पहन लेती हूं. इफ यू कैन टेक योर बुक्स आउट, दिस वन आई एम टॉकिंग ऑफ दिस टेबल. क्या लगता है क्रोमोसोम कौन सा है और कौन सा वाला जीन है? द थर्ड पॉइंट इन टेबल ए एंड बी उसी से डिस्टिंग्विश होता है. इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. इसका मतलब क्या? इंडिपेंडेंट पेयर्स जैसे आर था वाई था, दे वर इंडिपेंडेंट, अलग अलग क्रोमोसोम्स में थे. सो दिस इज टॉकिंग ऑफ जीन्स, एंड वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर, दे आर टॉकिंग ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक? तो इसके बाद है लिंकेज. नाउ after chromosomal theory of inheritance, scientist T.H. Morgan and his co-workers, his colleagues, his students, you can say, they tried to prove this chromosomal theory of inheritance experimentally. और उन्हें जो मिला, the results were quite different from what Mendel had told, and that led to the discovery of a new phenomenon, linkage and recombination. अब इस वाले थ्योरी को मैं बहुत डिटेल्स में पढ़ाने वाली हूँ, so that you all understand. Once you understand the diagram given in your book, an entire linkage concept will be very easy. But you have to be a bit patient, okay? तो मैं इसको इरेज करके मैं लिंकेज स्टार्ट करती हूँ. तो फाइनली लिंकेज बाय हु? T.H. Morgan. तो what is the material he had used? क्या यूज किया था? Drosophila melanogaster, the fruit fly. Now, what were the advantages of using Drosophila melanogaster? पहला है कि लाइफ स्पैन इज वेरी शॉर्ट, only 2 weeks. Low chromosome number, so it's very easy to handle anything with a low chromosome number, right? 8 या 4 pairs. Large progeny, मतलब अगर क्रॉस उन्हें एक बार ब्रीड किया जाए तो बहुत सैंपल साइज will be very large, and the more data you have, more credible your results are. Sexually dimorphic, very important.
easily grown on synthetic medium in the lab, or large number of observable hereditary trait. Or what type of sex determination they follow? XX and XY. मतलब the female is XX and the male is XY. Okay? And now Morgan, he had performed 2 different types of crosses in Drosophila melanogaster, and the characters or the traits that he had selected were all linked to the sex chromosome. So T.H. Morgan had conducted 2 different crosses, 2 different dihybrid crosses. Cross 1, so he had taken a female in cross number 1 जिसमें the female was yellow bodied and white eyed. Denote कैसे करते हैं? Y and W in small letters. And the male was brown body and red eye, Y plus and W plus. Now T.H. Morgan, he did not use capital letters and small letters to denote कि कौन सा dominant है और कौन सा recessive. उन्होंने recessive character को लिया था, recessive trait को, और उसको lower case में he denoted. And then he added the plus sign in superscript to denote the dominant form. तो इस brown body and red eye को wild type बोलते हैं. This is the dominant type. Okay? And this is the obviously recessive. और इसमें usually when we read genes या chromosomes हम ऐसे diagrams बनाते हैं vertically, right? But यहाँ पे आपके book में the diagrams are given, the chromosomes are given horizontally. We are more used to this, but for your convenience, so that you can relate it with book, मैं इसमें chromosomes को ऐसे horizontally बनाने वाली हूँ. तो उसमें जाने से पहले one thing, जैसे ये एक chromosome है, या vertically भी आप ले ले, पहले आप समझ लीजिए बात को. क्रोमोसोम में क्या सारे के सारे जीन्स सिक्वेंशियली है, राइट? तो एक जीन A, B, C, D, E, F न्यू अरेंज होता है, राइट? A, B, C, D, E, F क्लियर है? तो यहां पे हमारे जीन्स क्या क्या है? एक येलो के लिए है और एक W के लिए है, क्लियर? और दूसरा क्रॉस जो उन्होंने लिया था दैट वाज, दूसरे वाले में द फीमेल वाज व्हाइट आई मिनिएचर विंग, W and N. तो जाहिर सी बात है ये रिसेसिव. एंड द मेल वाज रेड आई लार्ज विंग. तो कैसे डिनोट होगा? W plus M plus. So this is the dominant. Clear? अब इसके जीन्स के पोजीशन को हम यहां देख लें. This is Y and this is W. ये एक क्रोमोसोम है. यहां पे W जीन है which is responsible for eye color. और यहां पे the gene M which is responsible for the size of wings. Okay, तो मैं ये सारे points clear कर दे रही हूँ before we actually enter into the cross. And one point to be noted here. Do you see the distance between the genes? यहाँ पे ये genes काफी दूर दूर है, यहाँ पे ये पास पास है. Okay, now my board is not very wide, तो मैं एक एक क्रॉस को एक एक बार दिखाऊंगी. शायद दोनों क्रॉस को पास पास दिखाना पॉसिबल ना हो, बट आई डोंट थिंक दैट विल बी एन इश्यू फॉर यू. ओके, तो शुरू करते हैं हम पहले इस क्रॉस से. तो पेरेंट्स, फीमेल इज येलो बॉडी व्हाइट आई, मेल इज डोमिनेंट ब्राउन बॉडी रेड आई. तो ये एक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम, ये वाई क्रोमोसोम है. वाई क्रोमोसोम में कोई भी कैरेक्टर्स नहीं है, नो जीन्स फॉर दीज कैरेक्टर्स, राइट? तो इनके गैमेट्स कैसे होंगे?
यहां से इट विल बी दिस, और यहां से द गैमेट्स विल बी और दूसरा Y। तो F1 कैसा होगा? ये फीमेल का करते हैं, तो दो X क्रोमोसोम्स दे आर कमिंग टुगेदर, YW YW प्लस प्लस, ये डोमिनेंट हो गया, तो द फीमेल इज दिस टाइम व्हाट? वाइल्ड टाइप। इन शॉर्ट मैं लिखती हूँ ब्राउन बॉडी एंड रेड आइड, सो वाइल्ड फीमेल। क्लियर? अब द मेल, हाउ इज इट? ये रेसेसिव टाइप या येलो एंड व्हाइट, ये रेसेसिव टाइप हो गया। तो F1 जनरेशन में व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस वी सी? बिल्कुल से क्रिस क्रॉस, कैरेक्टर्स उल्टा हो गए, राइट? Female was of the recessive type in the parent. In the F1 generation, female becomes dominant type and male was the dominant type. Male becomes recessive type. Clear? अब क्या है? जाहिर सी बात है, सेल्फिंग। सेल्फिंग हम प्लांट्स में यूज करते हैं, यहां पे हम क्रॉसिंग बोलेंगे। ओके, सो लेट अस इरेज दिस। तो गैमेट्स कैसे होने हैं? यहां पे गैमेट्स मैं G लिख रही हूं। So the first gamete will be YW, दूसरा will be Y plus W plus. Clear? यहां से the first gamete will be YW और एक लड़का। F2 कैसा होगा? तो F2 हम जब क्या कर रहे हैं, he is trying to prove chromosomal theory of inheritance. Chromosomal theory of inheritance is based on what? Mendel. तो dihybrid cross जब कर रहा है, what is he trying to prove? The Mendelian dihybrid ratio, which is 9:3:3:1 in the F2 generation. अब हमें देखना है कि यहां ये वाला रेशियो मिलता है कि नहीं। तो पहले हम फीमेल का देख लेते हैं, फीमेल कैसे है? YW YW. So first female is recessive type, right? दूसरा फीमेल क्लियर? ये डोमिनेंट टाइप। अब मेल टाइप देखते हैं। तो ये रेसेसिव टाइप मेल हो गया एंड दिस वन ये डोमिनेंट टाइप मेल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू, अगर मेंडेलियन लॉ बिल्कुल सही होता, बिल्कुल वैसा ही हुबहू होता, तो इन ऑल द गैमेट्स 100% ऑफ द प्रोजेनी यही वाला रेशियो दिखाता, बट इट वाज नॉट फाउंड कि 100% यही वाला रेशियो या यही वाले ट्रेट्स दिखा रहे हैं। ओनली 98.7% had these traits, or 1.3% they showed combination which were not seen in parents. तो देख लेते हैं वो कॉम्बिनेशन कैसे थे। ओके, तो यहां तक सब कुछ सही था, खेल यहां से शुरू होता है। सो लेट अस लुक एट द गैमेट्स हियर। ओके, यहां पे क्या हो जाता है? देयर इज अ क्रॉस बिफोर फॉर्मिंग या काइजमाटा, हमने जो पढ़ा था ना, राइट? तो Y के साथ W goes and दिस वाले W के साथ Y प्लस। तो हाउ इज द फर्स्ट गैमेट हियर? Y and W प्लस। दूसरा गैमेट कैसा होता है? Y प्लस। मैं इसको और शॉर्ट कर देती हूँ, वेट।
YW plus first gamete, Y plus W second gamete from the female. और इसका तो कुछ क्रॉस होने का सवाल ही नहीं पैदा होता बिकॉज द Y डज नॉट कंटेन एनीथिंग. तो अब इनके प्रोजेनिस देख लेते हैं. सो द फर्स्ट फीमेल इज YW प्लस एंड YW. तो ये कैसा हो गया? येलो बॉडी एंड रेड आइड. दूसरा फीमेल ब्राउन बॉडी व्हाइट आई. दिस इज द डोमिनेंट. नए कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं यहाँ पे. अब मेल का देखते हैं. सो द फर्स्ट मेल is yellow body, red eye. And the second male is brown body, white eye. क्लियर है? तो ये ट्रेडिशनल जो था जैसा था उतना तक ही आया, बाकी 1.3% पे ये आया. देन दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द क्रॉसिंग ओवर फेनोमेनन. ओके, तो ये दोनों जीन्स काफी पास पास है. ओके, जैसे ये दो डॉट्स अगर पेन का ले ले तो ड्यूरिंग क्रॉस ओवर द चांसेस ऑफ देम गेटिंग सेपरेट इज लेस. इसीलिए खाली 1.3% में हमें वेरिएशंस देखने को मिला. ओके, अब ये वाला डायग्राम मैं दिखाती हूं आपकी किताब में. चश्मा पहन लूं. If you look into this diagram, I will request you all कि please open your book and then see. F1 generation तक सही है. आपके किताब में ये ब्रेकअप ऑफ द गैमेट्स नहीं दिया हुआ है. ओके, इसके बाद सीधा F2 दिखा रहे हैं और F2 भी समझ में इसीलिए प्रॉब्लम होता है बिकॉज F2 के सारे मेल्स को इन्होंने एक तरफ देख लीजिए जो ट्रेडिशनल है. इस साइड वाले जो रिजल्ट्स हैं आप यहां से मैच के सारे इस साइड वाले यहीं पे मिलेंगे. हमारे सारे फीमेल्स यहाँ है, मेल्स यहाँ. So what they have done, they have arranged all the males in the upper box rather than following this. तो सारे के सारे पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन के मेल्स को उन्होंने ऊपर रखा है और फीमेल्स को यहाँ. इफ यू मैच सी पेरेंटल टाइप में वाइल्ड मेल टाइप ऊपर है, रेसेसिव मेल टाइप ऊपर है, ऊपर वाले बॉक्स में. F2 के पेरेंटल टाइप में वाइल्ड फीमेल टाइप नीचे है, रेसेसिव फीमेल टाइप नीचे है. अब हम इस तरफ आए तो यू सी ये गैमेट्स हो गए यहां पे. दिस साइड पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट में ये Y प्लस W. दिस मीन्स दिस वन ब्राउन एंड व्हाइट मेल को ऊपर रखा है और येलो एंड रेड आई वाले मेल को इन्होंने ऊपर वाले बॉक्स में रखा है और सारे फीमेल को, ये दोनों फीमेल को उन्होंने नीचे रखा है. द ओनली डिफरेंस इज दैट व्हेन वी आर ड्राइंग हम लोग इस तरह से अरेंज कर रहे हैं. उन्होंने गैमेट वाले स्टेप को यहाँ पे स्किप कर दिया और सारे मेल्स को ऊपर फीमेल्स को नीचे. इसीलिए इट बिकम्स डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट. अदरवाइज इट इज द सेम थिंग दैट इज गिवन इन योर बुक दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर. ओके, इसके बाद हम ये वाला क्रॉस देख लेते हैं. अब दूसरे वाले क्रॉस को लेते हैं. लेट अस लुक एट द सेकंड क्रॉस दैट ही हैड परफॉर्म्ड. नाउ व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सी द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स. ओके, तो यहाँ पे फीमेल इज रेसेसिव अगेन एंड द मेल इज डोमिनेंट. व्हाइट आई मिनिएचर विंग,
रेड आई लार्ज विंग, दिस इज द पेरेंट्स। तो F1 गैमेट्स देख लेते हैं, इट इज इजी, गैमेट्स G, इसका तो एक ही टाइप ऑफ गैमेट होगा WM, और इसके दो गैमेट्स होंगे, one X which is W plus M plus and another is Y. F1 WM W plus M plus, ये हो गया पहला वाला, दिस इज द फीमेल, और मेल कैसा होगा, रिसेसिव, राइट। फिर से यहां पे कैरेक्टर्स क्रिस क्रॉस हो गए, मेल वाले कैरेक्टर्स फीमेल को और फीमेल वाले कैरेक्टर्स मेल को इन F1 प्रोजेनी। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट आर द चेंजेस, या क्या क्या ट्विस्ट अब देखने को मिलता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ट्रेडिशनल या द पेरेंटल कॉम्बिनेशंस क्या है, कितने परसेंटेज पे है। पहले तो लेट अस मेक द गैमेट्स ट्रेडिशनली विदाउट एनी क्रॉस, नो क्रॉसओवर। सो गैमेट्स यहां पे इसका एक गैमेट ऐसा होगा WM, दूसरा वाला W plus M plus, और इसका एक वाला गैमेट्स मैं यहां लाती हूं WM, दूसरा है Y। तो पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन टाइप्स देख लें। फर्स्ट फीमेल वुड बी WM WM, second female डोमिनेंट टाइप। अब मेल का देखते हैं, फर्स्ट मेल इज recessive type and the second male is dominant type। तो कितने परसेंट ऑफ प्रोजेनी में ऐसा देखने को मिला था, 62.8% ऑफ सारे के सारे F2 में हमें ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखने को मिला। बाकी में क्या, नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेशन। तो यहां पे अब फिर से क्रॉस कर देते, इट इज सो इजी, इसके साथ ये और इसके साथ ये। फिर तो लेट अस मेक द न्यू गैमेट्स या द गैमेट्स व्हिच हैव अंडरगॉन रिकॉम्बिनेशन, या जिन पे क्रॉस ओवर हो चुका है। और भी कोई टर्म है जिसे मैं समझा सकूं, इज द कंसेप्ट क्लियर। तो पहला वाला गैमेट यहां से कैसा होगा, W M प्लस, दूसरा वाला गैमेट W प्लस एंड M। क्लियर, जो भी होना है क्रॉस का यहीं पे होना है, यहां पे तो दूसरा Y है तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो इट्स इजी, यहां पे खाली W एंड M और यहां का खाली Y। अब नए कॉम्बिनेशंस को देख ले। सो लेट अस लुक एट द फीमेल्स फर्स्ट। दिस इज द फर्स्ट फीमेल। तो इनमें क्या कैरेक्टर है, व्हाइट आई एंड लार्ज विंग। दूसरा रेड आई मिनिएचर विंग, मिनी विंग्स मैं लिख रही हूं, ओके। अब मेल्स का देखते हैं। फर्स्ट मेल इज व्हाइट आई लार्ज विंग, second male is red eye miniature wing।
ये जो नए नॉन पेरेंटल combination या recombination, it was seen in 37.2%. Add this 2% तो 100 हमें मिलता है, right? Now do you see the difference? अब क्या is linkage clear ना? मैं फिर से I would request you all to open the book and then इसके साथ साथ कंपेयर करते जाइए. WM plus first male है, यहाँ ऊपर के बॉक्स में you see the first male WM plus है. W plus M is the second male. See the first male in the recombinant type. W plus M first male. और पेरेंटल टाइप के भी मेल्स देख लेते हैं. W plus M plus this one and WM this one. तो इन्होंने सारे मेल को ऊपर रख दिया, ये बॉक्स हो गया. तो हमारे मेल्स भी यहाँ हो गए. We are done. ऊपर वाला. अब नीचे वाले बॉक्स में आते हैं, फीमेल को देख लेते हैं. पेरेंटल में इन्होंने क्या दिया? W plus M plus WM. W plus M plus WM, ये वाला फीमेल हमें भी मिला है. WM WM फीमेल, वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमें यहां पे भी मिला है. रिकॉम्बिनेंट का देख लेते हैं. W plus M, ये वाला फीमेल यहां, ये वाला फीमेल यहां. WM plus WM, WM plus WM, ये फीमेल यहां. Now tell me, is this easy? Has this become easier for you? For students who are watching this video, please, I really want you to comment now. अब तक बहुतों ने देखा है मेरे videos, but किसी ने comment नहीं किया. But if you feel कि linkage को I have been able to declutter it, deconstruct it and make it easy for you, please let me know in the comment. Okay? So इससे क्या, और अब हम देखते हैं यहाँ पे. तो ये जब distance काफी ज्यादा है तो so ये एक होमो, दूसरे वाले को भी यहाँ पास ला देती हूँ, इन्हें पास ला देती हूँ. अब जब क्रॉस हो रहा है, एक जीन यहाँ पे है, दूसरा यहाँ, W यहाँ पे है, M प्लस यहाँ, क्लियर है? या W यहाँ है, M यहाँ, तो डिस्टेंस काफी ज्यादा है. दैट इज वाई ड्यूरिंग क्रॉस ओवर इनके सेपरेशन होने के चांसेस भी ज्यादा है. सो द रिकॉम्बिनेशन इज हाई. और पहले वाले क्रॉस में W यहाँ था और Y भी यही था, तो क्रॉसिंग ओवर में अलग अलग होने के चांसेस कम थे, इसीलिए हमें नॉन पेरेंटल 1.3 में % में ही खाली देखने को मिला था. तो दिस लेड, ये जो Y एंड W है ये बिल्कुल पास पास है. सो व्हाट इज लिंकेज नाउ? लिंकेज मतलब लिंक, मतलब द फिजिकल क्लोजनेस या द फिजिकल डिस्टेंस भी आप बोल सकते हैं बिटवीन एनी टू जीन्स इन दिस केस. तो यहाँ पे लिंक, these two are tightly linked. तो जो जीन्स जितना टाइटली लिंक्ड होगा वहां पे रिकॉम्बिनेशन देखने के चांसेस कम है. और जो जीन लाइक W यहाँ है, M यहाँ, जितना दूर है, मीन्स देयर लिंकेज जहां लूज है या फिजिकल गैप जहां लूज है, वहां पे रिकॉम्बिनेशन चांसेस देखने को ज्यादा मिलेगा. सो रिकॉम्बिनेशन एंड द लिंकेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट? तो लिंकेज क्या है? फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स इन क्रोमोसोम्स, राइट? जैसे हमने देख लिया था Y W M, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा, इनके बीच डिस्टेंस कम. और रिकॉम्बिनेशन क्या? जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन रिजल्टिंग फ्रॉम क्रॉसओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम. सो टाइटर the gene association, lesser the chances of recombination and vice versa. मतलब इन दोनों का जब क्रॉस हुआ था तब हमने रिकॉम्बिनेशन सिर्फ 1.3% ऑफ द F2 प्रोजेनी में देखने को मिला था. बट ये दोनों का जब क्रॉस हुआ तब हमें रिकॉम्बिनेशन इन 37.2 शायद, राइट, इन 37.2% ऑफ F2 में देखने को मिला. So this means linkage and recombination are inversely proportional. Then Sturtevant, one of the students of T.H. Morgan, used frequency of recombination between gene on the same chromosome, okay, as a measure of distance between the genes and mapped their position on the chromosome. मतलब कि इनके बीच अगर recombination ज्यादा हो रहा है तो शायद ये दूर दूर है, and that is how he mapped. But now after HGP we have the human
gene maps, we have done it in a much more advanced, with the help of much more advanced techniques. So with this, linkage is done. तो अब तक हमने जो देखा, उसके बाद the next thing that we are going to see is polygenic inheritance. So what is polygenic inheritance? नाम में ही है, poly मतलब ज्यादा and genes. Polygenic inheritance is a type of inheritance that is controlled by numerous genes, more than one. Now please do not, 1 minute, confuse it with multiple allelism. Multiple allelism हमने कहाँ देखा था? In blood group of human, right? Multiple allelism में gene एक ही था, I. Alleles अलग अलग थे, A, B या I, right? यहाँ पे genes ही बहुत, more than 3 types of at least होते हैं. Effect is additive, मतलब depending on the combination of the gene, उनके effects are added on या cumulative. Such traits are called polygenic traits and such genes are called polygenes. And one of the easy example to understand that is human skin color. This was first studied by Davenport. तो human genes को human skin color को 3 genes control करते हैं. Gene A, B, C और इन्हीं के recessive है A, B, C. So if it is a combination of A, B, C, it is the darkest, or this is the lightest, right? तो अगर हम इसको एक स्क्वायर फॉर्म में देखें for the purpose of theory, what do we get? दिखाती हूँ, ABC और इधर ABC. सेम यहाँ पे भी होगा. सो टोटल 8 एलिल्स कॉम्बिनेशन होते हैं, राइट? अब इनके बीच अगर क्रॉस करें तो वी विल गेट 64 इंडिविजुअल्स. इसको करना इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट जस्ट ऑफ समझाने के लिए 27 गैमेट के जीनोटाइप्स होंगे. और 7 phenotypes in the table. जैसे से फॉर एग्जाम्पल हम अगर ABC और ABC का ले लेते हैं तो क्या कॉम्बिनेशन होगा? AA, BB, CC, राइट? अब ये जो 7, इसी तरह से अगर हम करें तो वी विल सी 7 phenotypes, क्योंकि इन theoretically, और जीनोटाइप 27 हमें मिलेगा. नाउ एनी इंडिविजुअल विद दिस कॉम्बिनेशन इज डार्केस्ट और एनी इंडिविजुअल विथ दिस कॉम्बिनेशन इज द फेयरेस्ट. बीच में सारे के सारे कॉम्बिनेशंस होंगे. बट डू यू थिंक इन द वर्ल्ड इट इज एग्जैक्टली द 7 phenotypes? नो. स्किन कलर यहाँ पे जो टेबल पे आ रहा है दैट इज नॉट प्रैक्टिकली, हूबहू दुनिया में ऐसा ही नहीं होता. स्किन कलर वेरीज, और उस वेरिएशन में सिर्फ जीन्स नहीं, द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट बिकॉज दे हैव अ रोल इन द फिनोटाइप. ओके, ये लाइन आपके किताब में भी है. सो पॉलीजेनिक inheritance में it is not just the multiple genes, it is the multiple genes and the influential effect of the environment that produces the phenotype. Clear? तो ये हो गया. इसके बाद हम देखते हैं pleiotropy. Polygenic inheritance के बाद pleiotropy. What is pleiotropy? तो so far what we have seen, one gene, one character या one phenotype. राइट? वन जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स या मल्टीपल फेनोटाइप हमने देखा नहीं है. पॉलीजेनिक वाज व्हाट? मेनी जीन्स, वन कैरेक्टर. तो वेयर वन जीन कंट्रोल्स मोर देन वन फेनोटाइप.
या कैरेक्टर, that is known as pleiotropy. Okay, that phenomenon is known as pleiotropy. So how does this work? Now let us take the example of a traffic. There are four ways. चारों तरफ रास्ते है, बीच में एक गोल चक्कर है, या the roundabout traffic. Now if you make the traffic police stand in one of the road, तो वो हाथ हिलाए या जो भी करे, उससे क्या होगा? The traffic of that road will only be controlled. Now if you bring the traffic police और उसको राउंड अबाउट पे हम खड़ा कर देते हैं गोल चक्कर पे, and he moves his hand इधर उधर जो भी करे, तो सारे के सारे ट्रैफिक कंट्रोल हो जा रहे हैं, राइट? सिमिलर विद दिस जीन, ये जीन करता क्या है? इट अफेक्ट्स द मेटाबॉलिज्म, ये उसी मेटाबॉलिक पाथवे को टारगेट करता है जिससे कि मोर देन वन फिनोटाइप इफेक्ट हो. ओके, तो ये भी उसी पे अपना रेगुलेशन करता है जिससे कि ये भी इफेक्ट हो जाता है, ये भी इफेक्ट हो जाता है. दैट इज कॉल्ड प्लियोट्रोपी. एंड टू अंडरस्टैंड दिस वी आर गोइंग टू सी द एग्जांपल ऑफ द डिजीज फिनाइलकीटोन्यूरिया. तो प्लियोट्रोपी को समझने के लिए हम ये एग्जांपल ले लेते हैं ऑफ द डिजीज फिनाइलकीटोन्यूरिया. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट फिनाइलकीटोन्यूरिया को, टू मेक दिस डिजीज, इस डिजीज को कॉज करने के लिए कोई जीन नहीं है. तो इस तरफ हम देखते हैं नॉर्मल कंडीशंस पे क्या होता है. द जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल, इट सिंथेसाइजेस दिस एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, और वो फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड जो है उसको टायरोसिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. सो दैट इज द मेटाबॉलिक पाथवे, राइट? मेटाबॉलिज्म, या मेटाबॉलिक पाथवे क्या है? कन्वर्शन ऑफ फिनाइल to tyrosine, and the gene that produces this enzyme controls this pathway. Now अगर उस जीन में म्यूटेशन हो जाता है, what happens to the, अगर नहीं, जब म्यूटेशन हो जाता है, what happens in the affected individual? The gene is mutated. As a result, that gene does not code for this one. जब ये वाला इस वाले एंजाइम को बना ही नहीं पाते, तो ये मेटाबॉलिक पाथवे भी हो नहीं रहा है, राइट? जब ये वाला मेटाबॉलिक पाथवे हो नहीं रहा है, तो फिनाइल एलानिन जो है वो टायरोसिन तक नहीं जाता. उसे हमारा बॉडी तक क्या बनाता है? फिनाइल पाइरुवेट. फिनाइल पाइरुवेट इज नॉट एब्सॉर्ब्ड इन आवर बॉडी बाय द किडनीज. एज अ रिजल्ट, poor absorption by kidney, excretion in urine, and accumulation in the brain. And this causes mental retardation and reduced pigmentation of hair and skin in the affected individual. So do you see the gene, वो इस डिजीज वो खाली उस एंजाइम को कंट्रोल कर रहा है जो उस मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल कर रहा है. अब उसने एंजाइम बनाना बंद कर दिया, मेटाबॉलिक पाथवे इज नॉट वर्किंग द वे इट शुड बी. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द डिजीज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. क्लियर है ना व्हाट इज प्लियोट्रोपी? तो इसके बाद है सेक्स डिटर्मिनेशन. तो अभी हम देखने वाले हैं क्या? सेक्स डिटर्मिनेशन. तो सेक्स डिटर्मिनेशन, हाउ इज इट डिटरमाइंड इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स? तो जो क्रोमोसोम्स दे कंट्रोल, तो जो क्रोमोसोम्स कंट्रोल करते हैं दे आर कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम्स. और बाकी जो क्रोमोसोम्स इंडिविजुअल में होते हैं which are responsible for other characters, they are called autosomes. या जिनका कोई सेक्स डिटर्मिनेशन पे रोल नहीं होता, बिकॉज सेक्स क्रोमोसोम में भी के साथ भी ऐसे जीन्स होते हैं जो कुछ सेक्स रिलेटेड कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, राइट? तो क्रोमोसोम्स का क्या है? जो सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स एंड नॉन सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स. नॉन, जो सेक्स को डिटरमाइन नहीं करते, नॉन, उन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है. और सेक्स क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम, इसको 1891 में इट वाज डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय हेनके. तो एक तो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है डिपेंडिंग ऑन द गैमेट्स, सो दैट इज कॉल्ड हेटेरोगैमेटी. हेटेरोगैमेटी मतलब क्या? गैमेट्स अलग अलग
हो रहे हैं, मतलब प्रोड्यूस किए जा रहे हैं. So whether it is the male gametes or the female gametes, 100% of the gametes are not the same. अगर male heterogamety है तो 50% of the gametes have one characteristic chromosome and the after other 50% have a different or no such chromosome. और फीमेल में भी वही होगा. जो फीमेल के गैमेट्स होंगे, अगर फीमेल इज शोइंग हेटेरोगैमेटी, मतलब अलग अलग तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनके सेक्स क्रोमोसोम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी अलग अलग होंगे और ये बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन में होगा. ओके. और दूसरा है हैप्लोडिप्लॉइडी. हैप्लोडिप्लॉइडी सीन इन हनीबिन्स में. तो शुरू करते हैं. पहले देखते हैं हेटेरोगैमेटी से. तो इस तरफ हेटेरोगैमेटी, उस तरफ हैप्लोडिप्लॉइडी. हेटेरोगैमेटी में पहले हम मेल हेटेरोगैमेटी को देखते हैं. सो द फर्स्ट इज XX एंड XO. सो दिस इज द फीमेल एंड दिस इज द मेल. तो एग्स, फीमेल के एग्स कैसे होंगे? द एग्स ऑटोसोम्स प्लस एक्स. सारे के सारे gametes, 100% of the gametes will have this combination, right? Female gametes. Or sperms. Sperms will be of two types. ऑटो मैं यहां शॉर्ट पे लिख रही हूं प्लस एक्स, और कुछ में खाली ऑटो प्लस 0 या ओ या कुछ भी नहीं. तो इनमें क्या है? ऑटोसोम नंबर्स इन ऑल द गैमेट्स आर द सेम. नंबर सेम. इन ऑल गैमेट्स, बट ओवरऑल सेक्स क्रोमोसोम नंबर को लेकर ओवरऑल क्रोमोसोम नंबर इन ऑल और सेम? नो, बट chromosome number unequal, right? क्योंकि जिसपे XO है मेल पे X क्रोमोसोम कम है. These points are very important for your MCQs. Please note it down. अब हम देखते हैं इसके साथ अगर ये फ्यूज हो रहा है, so it is going to be ऑटो प्लस XX, तो वो फीमेल हो गया. और इसके साथ अगर ये हो रहा है तो ऑटो प्लस XO हो गया, तो वो मेल हो गया. ये हमें कहां देखने को मिलता है? दिस वी गेट टू सी इन मेनी इंसेक्ट्स, नॉट ऑल. एग्जाम्पल ग्रासहोपर, राइट. दूसरा है XY. ये डिटर्मिनेशन ह्यूमंस में भी देखने को मिलता है एंड इन द फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. तो ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन में यही वाली बात अलग से कहा गया है. दिस हैज बीन रिपीटेड देयर, बट आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल इन दिस टेबल, सो दैट वंस यू go through this table, all the topics that are given in sex determination will be covered. XXXO, यहां पे फीमेल, दिस इज द फीमेल, दिस इज द मेल, राइट. तो एग्स इसके कैसे होंगे? सारे के सारे एग्स ऑटो प्लस एक्स. 100% ऑफ द एग्स विल बी दिस टाइप. और स्पर्म्स, ये एग, कुछ में ऑटो प्लस एक्स, कुछ में ऑटो मतलब ऑटोसोम्स प्लस वाई. तो जिसमें ये कॉम्बिनेशन आ गया ऑटो प्लस XX, वो फीमेल हो गया फिर से. और जिसमें ये वाला कॉम्बिनेशन हो गया वो मेल हो गया, राइट. सो इन ह्यूमंस इट इज द मेल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द जेंडर या सेक्स ऑफ द बेबी एंड नॉट फीमेल. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में पहले के जमाने में या किसी
जगह पे शायद अभी भी फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है फॉर जेंडर ऑफ द चाइल्ड। तो यहां पे अगर हम देख लें, यहां पे ऑटोसोम नंबर एज वेल एज द सेक्स क्रोमोसोम नंबर दे आर इक्वल। क्लियर है? इसमें ऐसा नहीं है। अब फीमेल हेटेरोगैमेटी में आते हैं। फीमेल हेटेरोगैमेटी में मतलब क्या? स्पर्म्स विल ऑल बी यूनिफॉर्म फीमेल गैमेट, दिस मीन्स एग्स विल बी डिफरेंट। ZZ एंड ZW टाइप, ये हमें बहुत सारे से बर्ड्स इंक्लूडिंग चिकन में देखने को मिलता है। So here this is the male and this is the female. So सारे sperms ऑटो प्लस Z और एग दो तरह के, राइट? ऑटो प्लस Z, ऑटो प्लस W। अब अगर ये हो जाए तो ऑटो प्लस ZZ, अगर ये हो जाए तो ऑटो प्लस ZW। क्या है? सो आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस हेटेरोगैमेटी खाली XXXO की स्पेशलिटी क्या है या व्हाट इज यूनिक? उसमें क्रोमोसोम नंबर इज डिफरेंट बट इन बोथ द सेक्सेस, बट ऑटोसोम नंबर इज द सेम। बाकी इन दोनों में क्रोमोसोम नंबर एज वेल एज ऑटोसोम नंबर्स आर द सेम। हो गया? सो वी हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स। ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन अलग से दिया हुआ है बट यही है, राइट? नाउ हैप्लॉइड डिप्लॉइड में ये हमें कहां देखने को मिलता है? ओनली इन हनी बी। And this is very very interesting. Honeybee में क्या है? What is the chromosome number? The haploid chromosome number is 16 and the diploid is 32. यहाँ पे the male bees are always haploid and female are diploid. Clear है? तो female के eggs produced by meiosis, तो eggs are going to be 16 in number. यहाँ पे कोई XY क्रोमोसोम का चक्कर ही नहीं है, कोई सेक्स क्रोमोसोम का चक्कर नहीं है, खाली वो गैमेट्स जो है वो हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, इसी पे बेस होता है। इज दैट क्लियर? सो द गैमेट्स, इट इज जस्ट द प्लॉइडी ऑफ द गैमेट दैट डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द बी। There are no sex chromosomes here. Please write it down. और मेल में जो स्पर्म होगा, स्पर्म यहां पे लिख देती हूं, ओके? अब हैप्लॉइड है तो स्पर्म कैसे प्रोड्यूस होगा? थ्रू व्हाट काइंड ऑफ अ डिवीजन? माइटोसिस। तो सारे के सारे स्पर्म्स 16 ही होंगे। अगर इनमें फ्यूजन हो जाता है, इफ फ्यूजन अकर्स, तो वो इंडिविजुअल फिर से 32 हो जाता है। दे आर ऑलवेज फीमेल बीज। लेकिन अगर फ्यूजन नहीं होता, इफ नो फ्यूजन, तब क्या होता है? तब जो हैप्लॉइड गैमेट रह जाता है, गिव्स राइज टू अ मेल। इफ नो फ्यूजन, तो ये 16 का 16 ही रह जाता है, देन इट गिव्स राइज टू अ मेल बी। क्लियर? तो इससे क्या पता चलता है? ये स्पर्म जो है ये मेल था, राइट? लेट्स थिंक यहाँ पे एक मेल है, उसने एक स्पर्म प्रोड्यूस किया, और यहाँ पे एक फीमेल है, उसने एग्स प्रोड्यूस किया। द स्पर्म कम्स एंड फ्यूजेस, इट ऑलवेज गिव्स राइज टू अ फीमेल। बट अगर एग फ्यूज नहीं हुआ, कोई स्पर्म अगर आ ही नहीं पाया, फ्यूज हो ही नहीं पाया, तब जाके वो मेल बनता है। तो ये पापा से डायरेक्ट सन कभी नहीं होता। इट इज जस्ट द लेडी, वो अगर फ्यूज नहीं हुआ तो उसका बेटा होता है। ओके, काफी इंटरेस्टिंग है।
तो इसका मतलब क्या, ये बेटा है, इसका कोई बाप नहीं है. Why? Because sperm तो यहाँ तक आया ही नहीं. So it's a son without the father, but it is a son with the grandfather. अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो पूरा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. ओके, ये है फीमेल 16, ये है मेल 16. इनमें फ्यूजन हो गया था. सो a female progeny was given rise to. क्लियर है? अब फिर से इसने एग्स दिए. इट लेड एग्स. सो 16 और वहां पे एक मेल है. मेल इज हैप्लॉइड हमेशा, राइट? इसने भी इट गेव राइज टू स्पर्म्स. अब अगर स्पर्म आके एक स्पर्म आके ओके यहाँ पे मैं दे देती हूँ. इट हैज गिवन राइज टू एग्स और यहाँ पे इट हैज गिवन राइज टू स्पर्म. तो सारे के सारा भी हैप्लॉइड है. अगर इन दोनों में फ्यूजन हो गया तो इट इज गिविंग राइज टू अनदर फीमेल. ये अनफर्टिलाइज्ड रह गया, सो इट इज गिविंग राइज टू मेल. तो ये ग्रैंडफादर था, फ्यूजन हो गया, यहाँ पे फीमेल आया, ये यहाँ पे फिर से मेल आया. तो मेल हमेशा एक जनरेशन स्किप करता है. और ये जो बेचारा मेल था, इसने स्पर्म दिया, इससे खाली फीमेल ही आया. तो बाप हमेशा बेटी का ही बाप बनता है. ओके, और माँ बेटी का भी हो सकती है या बेटे का भी माँ हो सकता है. और ग्रैंडफादर हमेशा वो अपने पोते का ही चेहरा देखता है, बेटे का चेहरा कभी देख नहीं पाता. सो दीज आर द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ हैप्लोडिप्लॉइड मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी. ओके, और ये जो 16 जब ये जो अनफर्टिलाइज जब रह जाता है, दिस वन इट डेवलप्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस. प्लांट्स में हम पार्थेनोकार्पी बोलते हैं, यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस. ओके, प्लीज राइट इट डाउन. So with this we are done with sex determination also. तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, वरना it will become very long, and even more important than that, it will become a bit confusing for you to understand. So I would request you all, since this chapter is a bit difficult to understand, a bit tricky but not impossible. Difficult हो सकता है but not impossible. So please वीडियो को धीरे धीरे देखें, pause it, see one topic at a time, read, and become very comfortable with the concepts of this chapter. This chapter is very very important for your board exams as well as NEET. Okay, तो इस chapter का एक third video भी बनने वाला है, and I'm going to see you in that video. So bye for now, and I'll see you in the next video.